पूरे महाभारत में हमें केवल एक राष्ट्रभक्त, मेरी अपनी एनालिसिस गलत भी हो सकती है आप लोग के, लेकिन सोचना, एक व्यक्ति ऐसा था जिसके लिए धर्म, समाज और राज्य सबसे ऊपर था, वो थे विदुर जी। बाकी कोई पिता भक्त, कोई प्रतिज्ञा भक्त, कोई सत्ता भक्त, कोई राजा भक्त, सारे भक्त ही भक्त थे। इसलिए महाभारत हो गया। अगर पुलिस रिफॉर्म कर दे, जुडिशियल रिफॉर्म कर दे, घुसपैठिए, भाई एक कानून बना दिया जाए कि जो लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं ये 3 महीने के अंदर देश छोड़ के भाग जाए, नहीं तो इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, इनको हम 20 से 50 साल सजा देंगे। कानून बनाने से किसी ने रोका है क्या? बोलिए, किसी ने रोका? लेकिन इस पर कभी संसद में चर्चा हुई? कभी आपके विधानसभा में चर्चा हुई? नहीं। 80% घुसपैठिए ऐसे ही भाग जाएंगे जब उनको पता चल जाए कि बाप रे बाप। और उसमें यह भी करना पड़ेगा, जिन लोगों ने घुसपैठियों की मदद किया है, जिन लोगों ने फर्जी राशन कार्ड बनाया, आधार बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, ये लोग 3 महीने के अंदर सूचित कर दें कि किसका किसका बनाया है, नहीं 3 महीने के बाद इनको भी अंदर ही ठोकेंगे। वो सरकारी गवाह बन जाएंगे। जिन्होंने राशन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी बनाया, वो सरकारी गवाह बन जाएंगे। मैं सारी चीजें कानूनन बता रहा हूं, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। वो सरकारी गवाह बन जाएंगे, वो बता देंगे वो फला वाले झुग्गी वाले को मैंने बनाया, फला वाले झुग्गी को मैंने बनाया, फला झुग्गी मैंने बनाया। ऐसे ही ना बस में अपने अपने किराए से भागेंगे सब, छोड़ छाड़ के लेके यहां से। और नहीं, अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया तो याद रखिए एनआरसी आएगी नहीं, और आएगी तो फेल हो जाएगी। एनआरसी क्यों फेल हो जाएगी, इसका एग्जाम्पल हमारे सामने असम है। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा आप लोग लगता है थक गए। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, सोफा तो है नहीं, प्लास्टिक वाली कुर्सी है, थोड़ी दिक्कत तो हो रही होगी। असम के मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल जी। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको कि भ्रष्टाचार कितना नुकसानदायक होता है, इसको समझिए। उन्होंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि असम में बहुत घुसपैठिए आ गए, इनको निकाला जाए। तब वो शासक, विधायक नहीं थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। सुप्रीम कोर्ट में गगोई साहब के सामने मैटर गया हो, गगोई साहब ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है असम में घुसपैठियों को ढूंढो। गगोई साहब भी असम के रहने वाले, तो स्वाभाविक सी बात है अपने राज्य से थोड़ा लगाव तो होता है। और गगोई साहब भी पूरा इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि गगोई साहब को असम के बारे में पता था कि बहुत बड़ी मात्रा में घुसपैठिए आ चुके हैं, और सर्बानंद सोनोवाल को भी पता था बहुत बड़ी मात्रा में घुसपैठिए आ गए। अच्छा केस चल रहा था। गगोई साहब ने बाकायदा एक उसको पूरा मॉनिटर करने के लिए एक अपॉइंट कर दिया, और घुसपैठ की जांच शुरू हो गई। जैसे जांच शुरू हुई, वहां ट्रिब्यूनल बन गया, सब कुछ हो गया। उधर से एक पीआईएल हुई कि भाई ये जो कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट आए, बड़े दिग्गज वकीलों को खड़ा किया। कहां से आया पैसा? बाहर से। नीचे रख दिया। बाहर से पैसा आया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पीआईएल फाइल किया कि देखो साहब ये घुसपैठ जांच हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। प्रोसेस को डिले करने की उनकी टैक्टिक थी, और हुआ भी। सुप्रीम कोर्ट में मामला 1 साल तक लटक गया। जब 1 साल के लिए लटक गया तो घुसपैठियों ने इस बीच 2000 रुपये में आधार, 2000 रुपये में राशन कार्ड, 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट, 2000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस, 2000 में वोटर आईडी, 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट तैयार करा लिए। तब कांग्रेस की सरकार थी। लकीली सोनोवाल जी मुख्यमंत्री हो गए, तो यह काम उनके जिम्मे आ गया। अब जरा सोचिए,
जिसकी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसका सबसे कोर मतलब उसका तो सपना साकार हो गया। उन्होंने ही पीआईएल किया घुसपैठियों को निकलवाने के लिए, वो खुद ही मुख्यमंत्री हो गए, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोर कसर छोड़ी होगी घुसपैठियों की जांच करने में क्या? तो इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो भी चाह रहे हैं घुसपैठिए आइडेंटिफाई हो, मुख्यमंत्री भी चाह रहा है घुसपैठिए आइडेंटिफाई हो। जब रजिस्टर बना तो पता चला कि घुसपैठिए तो भारतीय बन गए थे और जो भारत के लोग थे वो घुसपैठिए हो गए थे। जब रजिस्टर बना, जब डोर टू डोर रजिस्टर बनना शुरू हुआ, फिर वही काम हुआ। जो 2000 रुपये देता था घुसपैठिए 2-2 हज़ार रुपये देते थे, उसका रजिस्टर बना एंट्री कर देते थे। लेकिन वो बड़े चालाक रजिस्टर बनाने वाले लेखपाल पटवारी जो आते हैं नीचे, उन्होंने दिमाग ये लगाया, अगर मैं घुसपैठियों का नाम जोड़ दूंगा और असम के लोगों का भी नाम रहेगा तो जब रजिस्टर बनेगा तो असम की जनसंख्या एकाएक बढ़ जाएगी। तो वो क्या करते थे, दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम के लोगों का नाम, जिससे कि जनसंख्या वहीं की और एनआरसी फेल हो गई। आपके आसपास जो मज़ारें बनती हैं थाने में, उसका 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पहले पहुंच जाता है। आपके आसपास जो दरगाहें बनती हैं थाने में, उसका 1 लाख 2 लाख रुपए पहले पहुंच जाता है। आपके आसपास जो भी अवैध निर्माण होता है सब पैसे से होता है, पैसा पहले पहुंच चुका होता है। यह खतरा है हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। जो सबसे बड़ा खतरा है वो है भ्रष्टाचार। अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, पहली बात तो एनआरसी आएगा नहीं, और आएगा तो फेल हो जाएगा। हमने भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी फेल हो जाएगा। अगर सरकार ये सोचेगी कि हम 1-1 लाख रुपए पैसा देंगे कि भाई जो हमारे दो फॉलो करेगा उसको हम 50,000 रुपए देंगे, तो याद रखिए 25,000 डॉक्टर साहब ले लेंगे, 25,000 पेशेंट के पास चला जाएगा, कागज पे ही नसबंदी हो जाएगी, तो आपका टैक्स का पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और जनसंख्या नियंत्रण भी नहीं होगा। इस देश को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी फंडिंग आ रही है। एक मैंने पीआईएल फाइल किया है, चल रही है कोर्ट में। आरबीआई को भी नहीं पता कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्यों नहीं पता? जब बाहर से पैसा आता है ना तो उसका एक कोड होता है, आईएमटी उसको कहते हैं, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। जब भारत के अंदर पैसा घूमता है उसको कहते हैं आरटीजीएस और एनईएफटी। जो लोग बैंक यूज करते हैं सबको पता होगा, एनईएफटी और आरटीजीएस। तो हमारा जो आरबीआई का सॉफ्टवेयर है या वित्त मंत्रालय का सॉफ्टवेयर है, जब वो पैसे का लेन देन होता है तो वो कोड को चेक करता है। अगर उसने देखा एनईएफटी, इसका मतलब डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर देखा आरटीजीएस, इसका मतलब डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर उसको देखेगा आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, तब वो समझेगा अच्छा हाँ ये तो बाहर से पैसा आया है, जा रहा है। विदेशों से पैसा आ रहा है एनईएफटी आरटीजीएस के जरिए। मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक सज्जन फोन करते थे, बोले साहब किसान आंदोलन आपने सुना होगा कि काफी दिन चला था, उस दौरान मुझे रोज फोन करते थे, जी ऑस्ट्रेलिया से पैसा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से पैसा जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आया, जो बात मैं आपको बता रहा हूं शायद अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रही थी। हमने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा कि बाहर का पैसा आ रहा है और उस पर एनईएफटी आ रहा है। उन्होंने 3 बार पैसा भेजा ऑस्ट्रेलिया से उसको प्रूव करने के लिए, और एक बार लिखा था आरटीजीएस, एक बार लिखा था एनईएफटी, एक बार लिखा था आईएमटी। फिर वो सज्जन 80,000 या 1 लाख रुपए किराया लगता है ऑस्ट्रेलिया का, इतने राष्ट्रभक्त थे, वहां से टिकट कटवा के आए, बैंक स्टेटमेंट लेके आए मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में। मुझे उन्होंने स्टेटमेंट दिखाया, बोले साहब देखो 3 बार मैंने पैसा भेजा, भेजने वाला भी वही, पाने वाला भी वही, 2 बार, एक बार एनईएफटी, एक बार आरटीजीएस, एक बार आईएमटी आया। मैंने कोर्ट में फाइल किया,
दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया, चीफ जस्टिस साहब को भी करीब 15-20 मिनट लग गए समझाने में। नोटिस हो गया, वित्त मंत्रालय का जवाब अभी तक नहीं आया। और अभी लेटेस्ट आया, 1 साल से मैटर चल रहा है, कह रहा हमें समझ में नहीं आ रहा, आरबीआई से पूछो। आरबीआई को नोटिस हुआ, कह रहा हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। ये हो रहा है भारत में। इस भारत में घुसपैठियों की मदद के लिए विदेशी फंडिंग आ रही है, धर्मांतरण करने के लिए विदेशी फंडिंग आ रही है, जिहाद फैलाने के लिए विदेशी फंडिंग आ रही है, अवैध निर्माण के लिए विदेशी फंडिंग आ रही है। कुछ भी फ्री में नहीं हो रहा, सब पैसे से हो रहा है और सबके लिए पैसे आ रहे हैं। जब मैं इसमें थोड़ा और डीप गया तो पता चला एक नया मॉडल है विदेशी फंडिंग का। जो भारत के लोग अरब में, खाड़ी देशों में नाई का, धोबी का, इस तरीके का काम करते हैं, उनको डबल सैलरी दी जा रही है। देना 1000 रियाल तो दे रहे हैं 2000 रियाल। हमारी सरकार ने स्कीम लॉन्च कर दिया कि जो विदेशों में नौकरी करेगा उसको आईटीआर फाइल ही नहीं करना। पहले से आज नहीं किया, पहले से स्कीम चल रही है। उसका उद्देश्य यह है कि भाई जितना ज्यादा बाहर का पैसा है उतना अच्छा है। तो जो लोग विदेश में नौकरी करते हैं उनको भारत में आईटीआर फाइल नहीं करना होता, इनकम टैक्स नहीं फाइल करना। इसलिए वो 1000 रियाल कमा रहे हैं महीने में या 2000 रियाल कमा रहे हैं, सरकार से उसे कोई लेना देना नहीं। तो वहां पैसा 1000 के बदले 2000 दिया जा रहा है और उसको यह बताया गया कि जो हमने तुम्हें साल में 12000 एक्स्ट्रा दिया है, 12000 रियाल या 12000 दिनार, इसको तुम्हें यहां नहीं वहां देना है। समझ में आया आपको? ये 12000 जो एक्स्ट्रा दिया तुम्हें नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हें फला जगह पे फला व्यक्ति को फला काम के लिए देना है। अब पैसा वाइट बाकायदा बैंक में आ रहा है, पैसा खाते से आ रहा है। ये जितने अवैध निर्माण हो रहे हैं, जितने अवैध काम हो रहे हैं, एक फंडिंग का वो भी तरीका है। अब भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा तो हमें विदेशी फंडिंग के लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी फंडिंग रुकेगी। फंडिंग जब तक नहीं रुकेगी, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। तो कानून बनाने के साथ साथ हमें विदेशी फंडिंग को रोकना पड़ेगा। भ्रष्टाचार जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, जो छोटे छोटे काम के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े दिग्गज खड़े हो जाते हैं, वो कोई फ्री में नहीं खड़े होते। फ्री में लड़ने वाले हमारे जैसे दो चार लोग हैं, ने सब पैसे से लड़ने वाले लोग। चाहे वो केरला स्टोरी को बैन कराने के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, या रोहिंग्या के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, या घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। एक मैंने पीआईएल फाइल किया, धर्मांतरण खत्म किया जाए, धर्मांतरण रोकने के लिए केंद्रीय कानून बने। अभी हमारा कानून कितना घटिया है, इंडियन पिनल कोड 1860, उसमें एक चैप्टर है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, यानी धर्म से संबंधित अपराध। धार्मिक भावना आहत करना तो अपराध है, लेकिन धर्मांतरण करना अपराध, जैसे झूठ बोलना पाप है लेकिन अपराध नहीं है, वैसे भारत में सेंट्रल लेवल पे धर्मांतरण के खिलाफ कोई कानून ही नहीं है। अब इसका नुकसान ये हो रहा है, फिर मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, हमने कहा आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उत्तर प्रदेश ने धर्मांतरण नियंत्रण कानून बना दिया, तो उत्तर प्रदेश में लोग धर्मांतरण करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, नोएडा, गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है, वो सड़क क्रॉस करके दिल्ली में एंटर कर जाते हैं। तो सड़क किधर किया तो धर्मांतरण अपराध हो गया, क्रॉस कर दिया तो धर्मांतरण अपराध नहीं। हरियाणा ने कानून बना दिया तो गुड़गांव में अगर धर्मांतरण किया तो अपराध, रोड क्रॉस करके एयरपोर्ट पे चले गए, महिपालपुर चले गए, धर्मांतरण अपराध नहीं। तो हमने कहा एक पीआईएल, हमने कहा कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, केंद्रीय स्तर पे कानून आना चाहिए। उस मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10 पीआईएल आ गई। हमारी याचिका को खारिज करवाने के लिए 10 याचिकाएं आ गई। और बड़े बड़े दिग्गज वकील, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, कोई भूतपूर्व विदेश मंत्री, ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं उसमें। कोई भी फ्री में खड़ा नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली पैसा आ रहा है। तो मेरा ये कहना है, जब तक इस देश में पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, एजुकेशन रिफॉर्म नहीं होगा, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, अंग्रेजों के कानून नहीं बदलेंगे, तब तक जो हमारे सनातन संस्कृति के लिए बड़े खतरे हैं,
घुसपैठ, धर्मांतरण, माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो भी है, ये कुछ भी नहीं बदलेंगे। डॉक्टर बदलते रहेंगे लेकिन बीमारी ज्यों की। तो अगर आप चाहते हैं बीमारी खत्म हो तो प्लीज विदुर बनिए, विदुर से सीखिए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के मार्ग पे मत चलिए, विदुर बनिए, स्पष्ट कहिए, खुल के कहिए, लिखिए, सोशल मीडिया में लिखिए, व्यक्तिगत रूप से मिलिए और कोशिश करिए अपने सांसद और विधायक से मिलने के लिए। हम हर काम के लिए अपने सांसद विधायक से मिलते हैं, शादी का कार्ड देने के लिए मिलते हैं, कई बार तो फोटो खिंचवाने के लिए भी मिलते हैं। कोई काम नहीं होता, बस कहते जी आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे। कितना आशीर्वाद मिलता मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई बताइए, कभी हम अच्छे कानून के लिए उनसे मिलते हैं क्या? कभी पुलिस रिफॉर्म के लिए, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए, समान शिक्षा के लिए, समान नागरिक संहिता के लिए, समान धर्मस्थल संहिता के लिए, वक्फ कानून खत्म करने के लिए, FCRA खत्म करने के लिए, पर्सनल लॉ खत्म करने के लिए? अंग्रेजों ने 100% कानून या तो वोट के लिए बनाया था या तो नोट के लिए। वोट से मतलब बांटने के लिए। अंग्रेजों ने 100% कानून या तो बांटने के लिए बनाया था या लूटने के लिए बनाया था। जब तक एक भी अंग्रेजी कानून है, सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। एक भी अगर बचा है, मैंने भी कल ही PL फाइल किया, अभी सोमवार को सुनवाई होगी। पहले फटाफट न्याय होता था। कैसे होता था? किसी ने शिकायत किया, 5 लोग बैठे, तांबे के लोटे में तुलसी रखा, सोना रखा, ऊपर से भगवत गीता रखी और कहते भाई तुम जो कह रहे हो इसको उठा के बोलो, तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो कि नहीं। ऐसे होता था नहीं? ऐसे था ना? तुलसी, सोना, गंगा जल, भगवत गीता को हाथ में लेके बोलना होता था, जो मैं कह रहा हूं। शिकायतकर्ता ने जब ये काम कर लिया, बोले काम करो, जिसके खिलाफ आरोप लगाया, अब तुम बोलो। अगर किसी ने बोला मेरे घर में चोरी हो गई, बोले जो बोलना है ये उठा के बोलो। और बोला चोरी कौन किया, बोले फला ने चोरी किया, उनको बोला भाई तुम भी बोलो। ये सिस्टम था। भारत में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। और 5 करोड़ मुकदमे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे तहसीलदार के यहाँ, SDM के यहाँ, ADM के यहाँ भी चल रहे हैं। वो हमारे जुडिशरी का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको मुकदमों में काउंट नहीं करते। लेकिन जो तहसीलदार के यहाँ केस चलता है, चकबंदी अधिकारी के यहाँ चलता है, वो भी तो मुकदमा है। और बहुत बड़ी मात्रा में फर्जी छेड़छाड़ के मुकदमे, फर्जी दहेज के मुकदमे, फर्जी बलात्कार के मुकदमे भी चल रहे हैं। फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमे चल रहे हैं। और ये तो ऐसे केसेस हैं रेप का, SC/ST एक्ट का। एक बार शिकायत कर दिया तो 10 साल 5 साल के लिए बेचारा वो उसको तो निर्दोष साबित करने में 10 साल लग जाएगा। कितने ऐसे हो रहा है कि छोटी सी बात पे बात कुछ और होती है, पता चला नंद नंदोई, देवर देवरानी, भाई भाभी, ससुर, सबके खिलाफ बोले सबने दहेज मांगा था। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी 3 दिन पहले ही आपने सुना वो टाइम्स नव भारत की जो पत्रकार गई थी वहां पे, देखा नहीं देखा किसी ने? भावना, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अरे जब 2 लोग एक दूसरे को जानते नहीं, उनकी जाति कैसे उनको पता होगी? लेकिन SC/ST एक्ट बनाया क्योंकि किसका फायदा है? वोट का। लेकिन नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन में भी नहीं फायदा बनाया क्योंकि नोट का नुकसान। मैंने कल PL फाइल किया है कि जो शिकायत करता है उससे एक अंडरटेकिंग लिया जाए, जब वो शिकायत करे फला 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 फला, नीचे ये भी लिखे कि इसके लिए आवश्यक पड़ने पे मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। केवल इतना काम हो जाए, आप शिकायतकर्ता से ये लिखवाना शुरू कर दीजिए कि जो मैं शिकायत दर्ज कर रहा हूं, आवश्यकता पड़ने पे इसके लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। जो एक्यूज्ड है वो जो बयान दे उससे भी अंडरटेकिंग ले लीजिए। जो गवाह
उसमें आता है, गवाह देने आते हैं, उनसे भी अंडरटेकिंग ले लीजिए। 3 काम कर दीजिए, मैं कह रहा हूं, फर्जी मुकदमे, फर्जी शिकायत, झूठी गवाही बंद हो जाएगी। करोड़ों लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि न वोट का फायदा न नोट। जो डिवाइड करने वाले काम है वो सारे कानून बना दिए, जहां या तो वोट का फायदा या तो नोट का फायदा। 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया वोट के लिए। 1992 में समाज को बांट दिया, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पे कानून बना के वोट के लिए। 1995 में वक्फ एक्ट बना दिया वोट और नोट के लिए। आप कानून को ध्यान से देखेंगे तो कानून बनते ही हैं या तो वोट के लिए, या तो बहुत रेयर कानून बनाए गए जहां वोट और नोट को नहीं, वास्तव में राष्ट्रहित को और समाज हित को ध्यान में रखा गया। तो आप लोगों से यही निवेदन है, ये तभी होगा जब हम सब लोग जाति, भाषा, क्षेत्र, इससे ऊपर उठ के वास्तव में राष्ट्र के लिए अच्छे कानूनों की मांग करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं। जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। ज़्यादा डिटेल के लिए मेरा YouTube चैनल है, वहाँ आप लोग जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं। शेष बातें फिर कभी मिलेंगे, अवसर मिला करेंगे। आज समय काफ़ी हो चुका है, रात को 10:05 हो चुके हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आए, सुने। भारत माता की। આપણે આપણું સ્થાન છોડીશું નહીં।